आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम से ठीक पहले में। बच्चों मैं आप लोगों के लिए आज जो आपका चैप्टर सेकंड चल रहा था सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, उसका पार्ट 3 लेकर आया हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है चाइना। चीन के ऊपर पढ़ेंगे। आपको पता है हमारे पड़ोस में रहता है चाइना। चाइना के साथ हमारे कैसे संबंध है ये भी इसी वीडियो में जानेंगे। चाइना डेवलप कैसे हुआ इसी वीडियो में जानेंगे। तो ज्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो 2 नंबर में आता है। पहले चीन के उत्थान का कारण बताइए। उत्थान का मतलब ही क्या होता है बेटा? चीन के ताकतवर होने के पीछे, विकास के पीछे क्या कारण, डेवलपमेंट के पीछे क्या कारण। 2 नंबर में आएगा, खाली ऐसी पॉइंट बना के देख लो। क्या? चीन का आकार, विशाल भूभाग, मतलब चाइना आकार के मामले में क्या है बेटा? बहुत ही बड़ा देश है, इस वजह से ताकतवर है। आकार में चाइना क्या है? बहुत बड़ा देश है। उसके अलावा बात की जाए चाइना में जब जमीन है, आकार है, तो साथ साथ जमीन के जब प्राकृतिक संसाधन है। तो चाइना के ताकतवर होने के पीछे दूसरा कारण है कि इसके पास बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन भी है बेटा। ठीक है। अब तीसरा कारण, विशाल जनसंख्या। चाइना के ताकतवर होने के पीछे क्या कारण है? इसकी जनसंख्या, पॉपुलेशन क्या है बेटा? बहुत ज्यादा विशाल है, बहुत बड़ी जनसंख्या है इसकी। जितनी ज्यादा जनसंख्या उतने सस्ते मजदूर। दुनिया की सबसे बड़ी सेना इसकी है। लोग ज्यादा है, सेना में ज्यादा लोग काम करते हैं। देश बड़ा है, लोग ज्यादा है, काम ज्यादा होता है, जीडीपी उठती है इनकी। तो चाइना के और उसके अलावा नई आर्थिक नीति, पैसे कमाने की नई नई नीतियां लेके आता रहता है। अभी हम 6 नंबर पढ़ेंगे, समझ जाओ कैसी नीति। तो 2 नंबर में आपसे पूछे चाइना के ताकतवर होने के पीछे क्या कारण है, तो उसके पहला कारण है विशाल भूभाग। जैसे मान लो आपके एरिया में किसी का 50 गज का प्लॉट है, किसी का 100 गज का है, किसी में 150, किसी का 2 गज, 200 गज का। तो आपने क्या बोला? भैया ये 200 गज वाला बहुत ताकतवर है, पैसा बहुत है। तो ऐसे चाइना के पास भाई क्या है? आकार क्या है? बहुत ज्यादा बड़ा है। दूसरा क्या? बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन। अब उसके पास पेट्रोलियम से लेके डीजल से लेके, कोयला से लेके, तो पता एग्रीकल्चर में चाइना पूरी दुनिया में नंबर 1 पे आ रहा है ना। उसके अलावा विशाल जनसंख्या, भाई पॉपुलेशन ज्यादा है। अब किसी घर में 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग। इसके घर में 200 लोग हैं। ये घर नहीं है, जिला है एक तरह से मान लो। लड़ाई हो गई, 200 लोग निकल रहे हैं या 10 लोग निकल रहे हैं, तो दिख ही रहा जहां ज्यादा लोग होंगे वहां ज्यादा ताकतवर है। और नई आर्थिक नीति, पैसे कमाने की नई नई नीतियां लेके आता रहता है। अब चलते हैं 6 नंबर के ऊपर। क्वेश्चन आता है, चीन अपना वर्चस्व कैसे स्थापित कर सकता है? आपको मैंने बताया था वर्चस्व का मतलब ही क्या होता है? ताकत, दबदबा। जब पूरी दुनिया में एक का दबदबा हो, उसकी ताकत को दिखाने के लिए वर्चस्व वर्ड यूज करते हैं। जैसे आज के टाइम में तो अमेरिका का वर्चस्व है, आने वाले टाइम में किसका वर्चस्व हो सकता है? तो हमने बोला चाइना का हो सकता है। तो चीन अपना वर्चस्व कैसे स्थापित कर सकता है? या फिर आता है, हाँ देखो यही, चीन अमेरिका की जगह आने वाले समय कैसे ले सकता है? तो हम एकदम स्टार्टिंग से समझेंगे, कुछ नहीं। देखो मैं आपको पहले इसको थोड़ा नॉर्मल समझा देता हूं। फर्स्ट पॉइंट बनाओगे, क्या बताओगे? पहले चीन आजाद कब हुआ? आजाद, चीन आजाद हुआ था, देखो 1948 में आजाद हुआ। नीति स्टार्टिंग 1949, तो आप 49 भी लिख सकते हो। चीन आजाद हुआ 1948 से 1949 में। आजाद होने के बाद इसके पास 2 विकल्प थे बेटा, विचारधारा को लेके। किस विचारधारा पे चले अपने देश की इकोनॉमी को? इसके सामने 2 विचारधाराएं थी, पूंजीवादी और साम्यवादी। इस भाई साहब ने साम्यवादी को अपनाया। साम्यवादी आपको पता ही है, जहां पे हर चीज पे सरकार का नियंत्रण होता है। चाइना हर चीज पे सरकार का नियंत्रण ले आया। इस किसके नेतृत्व में? तो 1949 में थे यहां पे नेता माओ। माओ के नेतृत्व में चाइना ने साम्यवाद को अपनाया। लेकिन साम्यवाद को अपनाने के बाद इसको लाभ नहीं हो रहा, लाभ ही नहीं हो रहा भाई। सोवियत संघ की नीति अपनाने लाभ नहीं हुआ, सोवियत सहायता भी मिली। सोवियत संघ ने बोला तुमने हमारी नीति अपने सहायता देते, लेकिन सोवियत सहायता से भी लाभ नहीं हुआ। देखा हमने क्या बताया? पॉइंट देखो यहाँ पे क्या लिखा हमने, देखो अपने आप ही समझ आएगा। चीन आजाद हुआ 1948 से 49 में। आजाद होते ही साम्यवाद की नीति अपना ली माओ के नेतृत्व में। साम्यवाद में इसका कुछ खास लाभ नहीं हो रहा था। सोवियत संघ ने बोला भाई तूने हमारी नीति अपनाई, हम तेरे को सोवियत सहायता भी दे रहे हैं। सोवियत संघ ने सहायता भी दिया, फिर भी इसको कुछ खास लाभ नहीं हुआ। तब मैंने क्या बोला? चीन नीतियां बदलता है। देखो चाइना ने क्या किया, यहां पर लिखा है, लेकिन इस क्रांति के बाद चीन को कुछ खास लाभ नहीं हुआ। सोवियत सहायता मिली, सोवियत सहायता से लाभ नहीं हुआ। तब ये तीसरा पॉइंट यहां है बेटा, देखो तब इसने क्या किया? प्रथम नीति बदलाव। किस टाइम में किया था? 1960 के दशक में किया इसने प्रथम नीति बदलाव।
नीति बदलने का मतलब क्या? तीसरे पॉइंट में हमने बताया ना, ये नीतियां बदलते रहता है अपने देश की इकोनॉमी चलाने के लिए। इसने क्या किया, जो भी चीजें बाहर से मंगाता था सब चीज अपने देश की सीमा रेखा के अंदर बनाने लग गया। चाइना ने बोल दिया सोवियत संघ की नीति में हमें लाभ नहीं मिल रहा, इसलिए हम अपनी नीति बना रहे हैं। और सोवियत संघ सब कुछ अपने देश में, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ देश में बना रहा भाई। और इस तरीके को अपनाने से चाइना का विकास भी हो 4 से 6। देखो क्या लिखा है, प्रथम नीति बदलाव 1960 में हुई। इस नीति के तहत सारी की सारी चीजें सीमा रेखा के अंदर चाइना बनाने लग गया। इससे चाइना का सुई से लेके हवाई जहाज हर चीज अपनी सीमा रेखा के अंदर बनाता था, बाहर किसी पर डिपेंड था नहीं। इसका डेवलपमेंट होने लग गया 4 से 6। ये इतना ज्यादा विकसित होने लग गया कि यहां पे एक पार्टी थी बेटा, कम्युनिस्ट पार्टी। यहां की पार्टी अपनी जनता को मूलभूत आवश्यकता पूरा करने लगे, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। देखो यहां की पार्टी अपनी जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने लग गई, सब कुछ सस्ताओं पर देने लग गई। बिल्कुल ओके, चाइना एकदम खुश। लेकिन कहते हैं ना, चौथा पॉइंट, नजर लग गई इनके विकास को। किसकी नजर लगी कह नहीं सकते, है ना। क्या हुआ चाइना में, नजर का मतलब क्या था, वहां पे जनसंख्या बढ़ने लग गई। विकास हो रहा है 4 से 6, जनसंख्या बढ़ रही है 2 से 4। फिर विकास हुआ 4 से 6, जनसंख्या बढ़ गई 2 से 4। मान लो कोई आपके पड़ोस में घर है, उनके पापा की सैलरी 30,000 रुपए थी, उनके घर में 5 मेहमान थे, 5 लोग थे। सैलरी 35,000 हुई जब तक एक नया मेहमान आ गया। सैलरी 40,000 हुई जब तक एक नया बच्चा पैदा हो गया। और ऐसे बार बार होने से वो पैसा जो बढ़ तो रहा है, लेकिन वो कहां खर्च हो रहा है, नए के ऊपर। ऐसे ही चाइना ने प्रथम नीति बदलाव में चाइना का विकास तो हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ, समस्या बढ़ने के कारण, समस्या का उदय क्या हुआ कि जनसंख्या बढ़ने के कारण, जनसंख्या बढ़ी थी 2 से 4 की स्पीड से, उसके विकास के दर पे पानी फिर रहा। चाइना बोला ऐसे तो नहीं चलेगा। चाइना ने क्या किया, दूसरी नीति बदल दी भाई। मैं कहा ना, नीति बदलने में तो साथ है ये। दूसरी नीति कब बदली, 1970 के दशक मैंने आप पता था 10 साल का दशक में क्या किया। सबसे पहले 72 में इसने अमेरिका से दोस्ताना संबंध, 72 के 70 के दशक में आता है, 72 में आता है, खाली दोस्ताना संबंध किया, दोस्ती को बढ़ावा दिया, पूंजीवाद नहीं अपनाया, खाली दोस्ताना संबंध। 1973 में वहां के नेता थे चाओ इन लाइन, ये रे भाई साहब, चाओ इन लाइन के नेतृत्व में आधुनिकीकरण अपनाया। आधुनिकीकरण का मतलब क्या होता है बेटा, पुराने तौर तरीकों के साथ साथ नए तौर तरीकों को अपनाना, नए आधुनिक तरीकों को अपनाना। जैसे खेती बाड़ी कहां हाथों से होता था, अब उसकी जगह ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, ये सब चीजें मशीनरी लेके आने लग गए, बीज उर्वरक डालने लग गए। तो चाइना ने भी क्या किया, 4 चीजों को, चाओ इन लाइन के नेतृत्व में 4 चीजों को आधुनिकीकरण किया। किस किस को, कृषि को, उद्योग को, विज्ञान प्रौद्योगिकी को और सेना को। चाइना ने 4 चीजों को आधुनिकीकरण में चेंज, और आधुनिकीकरण की वजह से चाइना थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन फिर भी शांति हुआ 1978 में। यहां पे एक नेता था, इनका नाम गलती किया, यहां लिखा देंग शाओपिन, ये रहा देंग शाओपिन। देंग शाओपिन के नेतृत्व में चाइना ने 1978 में मुक्त द्वार की नीति अपना ली। अब मुक्त द्वार क्या होता है, मुक्त द्वार का मतलब होता है चाइना ने अपने देश की अर्थव्यवस्था पे जो रोक टोक लगा रखी थी उसको ओपन किया, द्वार को अपने ओपन किया, और दूसरे देशों को बोला आओ आके रोजगार वगैरह लगाओ। मुक्त द्वार मतलब दूसरे देशों के लिए अपने देश के दरवाजे खोल दिए कि आके आप हमारे यहाँ पे रोजगार वगैरह लगा सकते हो, कंपनी कारखाना लगा सकते हो। क्यों, वो बाहर की कंपनी आएगी तो रोजगार तो इनको ही मिलेगा। फिर उसके बाद चाइना फिर शांति हुआ, मैंने बोला नीति बदलता रहता है, निजीकरण का मार्ग अपना लिया। निजीकरण, अब जाके इसने निजीकरण अपनाया धीमी गति के साथ। निजीकरण वो भी खाली एक चीज में अपनाया, पहले 1982 में खाली खेती में निजीकरण, आप जानते हो प्राइवेट सेक्टर, फर्स्ट वीडियो पढ़ा था हमने। उसके बाद 1998 में चाइना ने उद्योगों को भी निजीकरण किया, उद्योग मतलब इंडस्ट्री को भी प्राइवेट कर दिया। उसके बाद चाइना ने धीरे धीरे करके और आगे बढ़ा, और 2001 में एक एजेंसी है जिसका नाम है व्यापार संगठन। यह संगठन यूएनओ की एजेंसी है, यह व्यापार करने के तरीके बताती है, टैक्स वगैरह के बारे में बताती है। चाइना इससे जुड़ा ताकि खास तरह विकास वगैरह करने के लाभ तो मिला ही नहीं फिर भी। तो चाइना ने खुद का SEZ, एस से स्पेशल, ई से इकोनॉमिक, जेड से जोन, एक जंगल सा एरिया था उसको साफ वाफ किया, वहां पे बिजली पानी सारी सुख सुविधा उपलब्ध कराई, और दूसरे देशों को बोला आके रोजगार लगाओ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत कब हुई, 2003 में चाइना ने किया। और जिस हिसाब से यह आर्थिक वृद्धि कर रहा है, नीतियां बदल रहा है, ऐसा लग रहा है 2040 तक ये अमेरिका की जगह ले लेगा। चलो इसको थोड़ा सा एक बार मैं लिख लिख के बता चले जाता हूं, कैसे कैसे लिख रहा है, शॉर्ट में याद करेंगे कैसे। देखो
पहले बताओगे क्या हुआ बेटा? पहला 1948 में भाई आजाद हुआ है, आजाद हो गया। 1949 में क्या हुआ? चाइना के नेता माओ थे, माओ के नेतृत्व में चाइना ने क्या किया? माओ के नेतृत्व में साम्यवाद को अपनाया। साम्यवाद मतलब सोवियत संघ वाली नीति। लेकिन आपको पता है इस नीति में चाइना को खास लाभ नहीं हुआ। और जब चाइना को साम्यवाद में लाभ नहीं हुआ तो चाइना ने बोला छोड़ो इसको। अब चाइना ने क्या किया? 1960 के दशक में दूसरी नीति पहली नीति बदल दी, प्रथम नीति बदलाव। अब आपको पता है प्रथम नीति बदलाव में इसने क्या किया था? प्रथम नीति बदलाव में इसने सारी की सारी चीजें अपनी सीमा रेखा के अंदर बनाने लग गया, सब कुछ अपने देश के अंदर बनाने लग गया। ऐसा कहते हैं सुई से लेके हवाई जहाज हर चीज, तब प्रथम नीति बदलाव में सब कुछ अपने देश के अंदर बनाने लग गया। इससे चाइना का विकास भी हुआ 4 से 6। चाइना खुशियों के दिन आ गए थे एकदम। यहाँ पे एक पार्टी थी, यहाँ तक इतनी खुश हो गई थी कि अपनी जनता को रोटी कपड़ा मकान सब कुछ सस्ताओं पर दे रही है, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ? अगला पॉइंट आ जाएगा जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि जो इनकी खुशियों में पानी फेर देता है। इनका विकास 4 से 6 हो रहा है, लेकिन वहां पे जनसंख्या 2 से 4 बढ़ रही है, जो कि इनके विकास के दर पे क्या कर दे रही थी बेटा? इनके विकास के दर पे पानी फेर दे रही थी, सब कुछ बर्बाद कर दे रही थी। जब विकास के दर पे पानी फिर गया तो चाइना ने क्या किया? 1970 में दूसरी नीति बदली। देख रहे हो बेटा, नीतियां तो ऐसे बदल रहा है। दूसरी नीति बदली, दूसरी नीति बदलाव। और यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि 1970 में चाइना ने क्या क्या बदलाव किए। अभी हम दूसरे पेज में समझ लेते हैं क्या क्या किया। सबसे पहले 1970 में दशक में पहले 72 में अमेरिका से दोस्ती, अमेरिका से दोस्ताना संबंध। 1973 में वहां पे बेटा एक नेता थे जिनका नाम था चाउ इन लाइन। ये रे भाई साहब, इनके नेतृत्व में 4 चीजों को आधुनिकरण किया। एमसीक्यू में आता है चाइना ने कितने चीजों को आधुनिकरण किया था? 4 चीजों को। आधुनिकरण का मतलब भी मैंने आपको बताया। आधुनिकरण का मतलब होता है पुराने तौर तरीकों के साथ साथ नए तौर तरीकों को अपनाना। जैसे कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में से 4 चीजों में किया था। कृषि, उद्योग, विज्ञान प्रौद्योगिकी, सेना। 4 चीजों को चाइना ने क्या किया बेटा? आधुनिकरण किया। कहां पहले खेतीबाड़ी हाथों से करते थे, अब मशीनों से करने लग गए। यूरिया वगैरह ये सब खाद वगैरह डालने लग गए। उद्योग में कहा हस्तकला उद्योग थे, अब मशीनरी आ गई। रिसर्च नए नए होने लग गया। सेना को तो आधुनिक चीजें देने लग गए, बंदूकें। फिर भी चाइना शांत नहीं हुआ। 1978 में इसने एक नेता थे देंग शाओपिंग, जो वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। इनके नेतृत्व में मुक्त द्वार की नीति अपना ली, मुक्त द्वार की नीति अपनाई। और जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं, उसके बाद इन्होंने 1982 में निजीकरण की तरफ गए। 82 में इन्होंने कृषि को निजीकरण किया। 1998 में इन्होंने उद्योगों को निजीकरण किया, इंडस्ट्री को। फिर भी शांत नहीं हुआ चाइना। चाइना आगे बढ़ा और चाइना ने पहले 2001 में WTO से जुड़ा, विश्व व्यापार संगठन। ये एक ऐसा संगठन है जो देशों को व्यापार वगैरह करना सिखाता है, यूएनओ की एजेंसी है। चाइना इससे जुड़ा, भाई लाभ ही नहीं हुआ, बुरी किस्मत। चाइना बोला भाड़ में जाए, अपना बनाएंगे। चाइना ने 2003 में SEZ बना दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एक ऐसा जोन जहां पे, एक ऐसी जगह जहां पे सारी सुख सुविधा दी और विदेशी कंपनियों को व्यापार करने के लिए बुलाया, निवेश करने के लिए बुलाया। और जिस हिसाब से चाइना बदलाव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, अभी भी शांत नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है 2040 तक ये अमेरिका की जगह ले लेगा, अपना वर्चस्व स्थापित कर देगा। हमें यही बताना था चाइना ने कैसे कैसे नीतियां बदल बदल के विकास किया है और अमेरिका की जगह ले सकता है। लेकिन इसके राह में रोड़े उत्पन्न हो रही हैं, कुछ रुकावटें आ रही हैं। अलग से क्वेश्चन आता है कि जब चीन में इतना कुछ हो रहा है चेंज, चाइना इतना आगे निकल रहा है, तो ये अपना वर्चस्व क्यों नहीं स्थापित कर पा रहा? तो ना कर पाने के पीछे कारण है ये। पूछ लेगा आपसे चीन की कमियां बताओ या चीन अपना वर्चस्व क्यों नहीं स्थापित कर पा रहा, तो बता दोगे चीन की नई आर्थिक नीति के कारण अमीर तो और अमीर हो रहे हैं,
लेकिन गरीब क्या हो गया बेटा, गरीब, क्योंकि जो पैसे की नीतियां लेके आ रहे हैं ना, पैसे वाले लोग पैसा लगा लगा के और पैसा कमा रहे हैं, लेकिन गरीब क्या हो रहे हैं, और गरीब हो रहे हैं। दूसरा, चीन में पुरुषों को ज्यादा राइट्स है, अधिकार है, महिलाओं को कम। हमारे यहाँ पे देख लो, महिलाओं को भर भर के अधिकार दे रखा है ना। हमारे यहाँ पे महिलाओं को इतनी सारी छूट मिल रखी है, लेकिन चाइना में क्या है, चाइना में महिलाओं के पास कम अधिकार है। चीन में भ्रष्टाचार है बहुत ज्यादा, इस वजह से चाइना पीछे है। करप्शन हमसे ज्यादा चाइना में है, सिंगल पार्टी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी है वहां पे। आगे चाइना के विकास की जो कारखाने कंपनियां लगा रहा है, उससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये उसकी कमी है। चीन के अंदर नई आर्थिक नीति आने के कारण बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो ये 5 पॉइंट चाइना की कमियां है। क्या क्या बेटा, एक तो नई आर्थिक नीति आने से अमीर अमीर हो गया, लेकिन गरीब जो है और गरीब हो गया है। चाइना में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को कम अधिकार है। दूसरा, चाइना में भ्रष्टाचार, कालाबाजारी बढ़ चढ़ के है। चाइना में विकास की गतिविधि के कारण चीन में पॉल्यूशन क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा। विकास होने के कारण कारखाने कंपनी लग रहा है, धुआं निकल रहा है, बहुत पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और चाइना में पूंजीवाद के कारण अमीर तो अमीर हो गए, गरीब गरीब हो गए, और बेरोजगारी भी बढ़ गई है। तो ये 5 पॉइंट है। अच्छा, आप लोगों के लिए मैं अभी टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको सारे चैप्टर के नोट्स लाइन वाइज प्रोवाइड कराऊंगा। जो ये पीडीएफ है जो आप पढ़ रहे हो, मिलते जाएंगे आप। और जब तक किसी को चाहिए तो नंबर ये है 8700523208। आप मैसेज कर देना, मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर दूंगा आपको, और उसमें आपको हर चैप्टर की पीडीएफ पहुंचने लग जाएगी। चलते आगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, भारत और चीन के संबंध कैसे। भाई हमारे पड़ोस में चाइना, तो दोस्ती है दुश्मनी है, कैसे रखे हमने संबंध। भारत और चीन के संबंध, तो देखो भाई पहले स्टार्टिंग से करेंगे एकदम। भारत आजाद हुआ, चाइना आजाद हुआ। आपको पता है हम कब आजाद हुए, 1947 में ब्रिटेन ने गुलाम बनाया। चाइना को ब्रिटेन ने गुलाम बनाया, वो 48 में आजाद हुआ, हमारे से बाद में आजाद हुआ। दोनों आजाद हो गए। आजाद होने के बाद दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, विदेशी नीति। दोनों देश एक दूसरे की विदेशी नीति को लेकर, विदेशी नीति होती है बेटा एक देश द्वारा दूसरे देश के प्रति कैसी नीति बनाई जाती है। जैसे मान लो आपके पड़ोस में कोई रहने आया, तो वो कैसा बंदा है, क्या उस हिसाब से आप देखोगे ना, दोस्ती के लायक है कि नहीं है, बात करना है कि नहीं करना, घर में आना जाना होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे दोनों देश, भारत भी आजाद हुआ 47 में, चाइना आजाद हुआ 48 में। दोनों एक दूसरे को लेकर नीति बनाने लग गए कि एक दूसरे से दोस्ती करना है या दुश्मनी करना है। अब भाई दोनों ही आजाद हुए थे, और दोनों को ही व्यापार की जरूरत थी, विकास की जरूरत थी। तो दोनों ने सोचा क्यों ना एक दूसरे से व्यापार करे, विकास करे, इससे दोस्ती करे। और दोनों ने, भाई देखो 47 में आजाद हुआ, 48 में दोनों चाइना आजाद हो गया, 49 में इन्होंने दोस्ती कर ली तगड़ी वाली। इतनी तगड़ी दोस्ती हो गई थी कि देखो 49 में एक नारा भी आ गया था, हिंदी चीनी भाई भाई, जय वीरू वाली अपनी दोस्ती। एक गाड़ी चला रहा है, एक बैठा हुआ साइड में, है ना। हमारी तगड़ी दोस्ती हो चुकी थी, मतलब क्या, एक तरह से मान लो फ्रेंडशिप हो गई हमारी तगड़े वाली, है ना। मौज मस्ती चल रही है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। इधर से दही की कटोरी जा रही है, मान लो घरों में होता है ना एक्सचेंज, इधर से तुम्हारे घर में क्या बना, तुम्हारे घर में क्या बना, व्यापार कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, लाभ हो रहा है दोनों देशों को। तो स्टार्टिंग में संबंध क्या हुए, अच्छे। कैसे, इस पेज में क्या समझा, 47 में भारत आजाद हुआ, 48 में चीन आजाद हुआ, 49 में दोस्ती तगड़ी हो गई, नारा आ गया हिंदी चीनी भाई भाई, फ्रेंडशिप हो गया है, सही चल रहा है एकदम बिल्कुल। लेकिन कहते हैं ना, दोस्ती ज्यादा टाइम नहीं चली। 50 में क्या हुआ, चाइना ने पहले तिब्बत पे कब्जा करना शुरू किया। तिब्बत एक क्षेत्र आपको पता है, भारत और चीन के बीच का एरिया, ठीक है। तिब्बत पे कब्जा करना शुरू किया। तिब्बत के साथ साथ चाइना ने भारत के अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा करना शुरू कर दिया, भारत के लद्दाख पे भी कब्जा करना शुरू कर दिया। दोस्ती में दगा कर गया, ठीक है ना। हमने इसको अपने घर तक बुलाया, इसने हमारे घरों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। 1950 में चीन ने तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख पे कब्जा करना शुरू किया। तिब्बत करके आ जाएगा एकदम, तो हमारे एकदम नजदीक आ जाता। अरुणाचल प्रदेश में घुस गया, लद्दाख में घुस गया, कब्जा करने लग गया। और 1950 में इन 3 क्षेत्रों पे कब्जा करने की वजह से संबंध क्या हो गए, खराब। भारत ने बोला ये हमारे क्षेत्र हैं, चाइना ने बोला नहीं ये हमारे क्षेत्र हैं, और दोनों देशों ने संबंधों को लेकर आपस में विवाद खड़े हो गए। भारत बोल रहा नहीं, मैकमोहन रेखा के हिसाब से हमारे क्षेत्र है। चाइना बोल रहा है नहीं, मैकमोहन रेखा अंग्रेजों ने बनाया, अंग्रेजों से बात कर, हम नहीं मानते। भारत चीन के जो बॉर्डर है बेटा, उसका नाम है मैकमोहन रेखा। और इन तीनों क्षेत्रों की वजह से 1950 में संबंध क्या हो गए, खराब। लेकिन फिर वही बात याद आ रही है एक दूसरे की, है ना। पहले फ्रेंडशिप हुआ,
फिर 1950 में ब्रेकअप हो गया भाई, संबंध खराब, दोनों एक दूसरे की यादों में खोए हुए हैं। वही जगह सुना सुना लगे गाना सुन रहे हैं लीड लगा के, हाँ लीड लगा लिया, आंखों में आंसू लेके बैठे हुए हैं। इधर नेहरू जी को याद आ रही है, उधर माओ चल रहे थे, उनको चल रहा है। अब क्या करें, तो दोनों देशों ने फिर वापस से संबंधों को सोचा ठीक करते, और संबंधों को ठीक करने के लिए 29 अप्रैल 1954 को भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ। पंचशील समझौता, तारीख याद रखना पहले, 29 अप्रैल 1954। कितनी बातों को लेके? 5 बातों को लेके। क्या? 5 बातों को लेके जो संबंध खराब थे उसको ठीक करने का प्रयास किया। क्या? एक दूसरे के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तुम हमारे देश में आंतरिक मामले क्या चल रहा है तुम्हें उससे मतलब नहीं चाहिए, हम तुम्हारे देश में मतलब नहीं रखेंगे। दूसरा, एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। तुम हमारे देश को तोड़ने की कोशिश नहीं करोगे, हम तुम्हारे देश को तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। हम अपना खुद फैसला लेंगे, तुम अपना खुद फैसला लेंगे, हम एक दूसरे के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तुम हमारा सहयोग करना, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। व्यापार करके दोनों देश विकास करेंगे, और एक दूसरे पे कभी भी आक्रमण हम करेंगे नहीं, शांति को बढ़ावा देंगे। और दोनों देशों ने वापस से एक दूसरे से समझौता, बोलो तो मान लो एक तरह से बैठ के बात किया, जैसे वो लगा कि पहले फ्रेंडशिप हुई, फिर लड़ाई हुई, ब्रेकअप हुआ, फिर वापस से पैचअप हो गया। यहाँ पे दोनों वापस से संबंध ठीक कर पाए थे पंचशील समझौते के तहत। थोड़ा टाइम आगे बढ़ा, लेकिन कहते हैं ना धोखेबाज तो हमेशा धोखेबाजी रहता है। चाइना ने बोला कि मैंने ये कहा था तुम्हारे क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करूंगा, तिब्बत तुम्हारा नहीं है। और चाइना ने 1959 में, ये तिब्बत विवाद कब हुआ था? 59 में। चाइना ने 1959 में जो तिब्बत वाला एरिया है, देखो जैसे मान लो ये भारत है, इधर तिब्बत पड़ जाता है, इधर चाइना पड़ जाता है। भारत नहीं चाहता कि चाइना तिब्बत में, क्योंकि एकदम हमारे नजदीक आ जाएगा। और चाइना ने क्या किया, 1959 में तिब्बत के जो धार्मिक नेता हैं और वहां के गुरु हैं, ये जो बोलते पूरा देश मानता है, वहां के धार्मिक नेता भी और गुरु भी हैं, इनका नाम है दलाई लामा। चाइना ने सोचा 1959 में वहां की जो दलाई लामा है उनको मार के तिब्बत पे कब्जा क्यों ना करें, और चाइना ने दलाई लामा को मारने का प्लान कर दिया, ढूंढने लगे तो मारने। लेकिन दलाई लामा भी तेज निकले भाई, ये भागकर आ गए भारत। इनको पता था भारत से एग्रीमेंट हो रखा है, और भारत आ गया, और भारत से इन्होंने शरण मांगी कि मुझे बचाओ, चाइना मुझे मार दे। और भारत ने इनको अपने यहाँ पे शरण दे भी दिया। दिल्ली में जगह सुना हो तुमने, मजनू का टिला, तिब्बती लोग वहीं आके बसे, इनका मंदिर भी दलाई लामा का वहीं। ठीक है, तो ये जो दलाई लामा थे भारत आ गए, चाइना इनको ढूंढने के लिए ढूंढ रहा है, वहां पे मारने के लिए। चाइना खबर लगी भारत ने इनको जगह दी है, चाइना भड़क गया। और चाइना कह रहा है 1959 में, उसने बोला कि मैं जिससे दोस्ती कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा हूं, तो भारत दुश्मनी करके बैठा है। अब मैं जिससे दुश्मनी कर रहा हूं, तिब्बत को मार रहा हूं, भारत बचा रहा है। भारत मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता, मेरे दुश्मन को इसने जगह दी है। और ये कहते हुए चाइना ने हमसे संबंध पूरी तरह से खत्म किए। हमें भी दुख हुआ, दोनों देशों के संबंध खराब हुए, लेकिन अचानक से चाइना तो उससे बड़ा दगाबाज निकला, एकदम से भारत के ऊपर 1962 में आक्रमण कर दिया, युद्ध कर दिया भाई। हम तैयारी नहीं थे, हमें उम्मीद ही नहीं थी चाइना अटैक कर सकता है, और अटैक करके हमारे 300 से अधिक सैनिकों को मार गिराया, और एक तरफा बेटा युद्ध विराम घोषित किया। भारत पहला युद्ध हार रहा है चाइना से। आज तक हमारे 5 युद्ध हुए, 4 पाकिस्तान से, 1 चाइना से। ये वाला हारे चाइना से, पाकिस्तान से 4 जीते, और हम इस युद्ध में हार गए। अब भाई इससे लड़ाइयों के संबंध ठीक थोड़े ना होंगे। हमारा बिल्कुल ही जो थोड़ी बहुत लग रही थी दोस्ती होती चाइना बिल्कुल खत्म। लेकिन 1970 में दोनों देशों के नेता बदल गए, टाइम बढ़ा, 62 के बाद 70 आ गया। और 70 में हमारे देश में इंदिरा गांधी इधर, उधर भी सी जिनपिंग वगैरह ये सब, और क्या नाम है तुम्हारे, सी जिनपिंग कह रहा हूँ, देग शाओपिन और चाउ इन लाइन जैसे नेता आ गए। अब इन लोगों ने सोचा संबंधों को अच्छा करना चाहिए, क्योंकि पड़ोस में है, दोनों देश डेवलप हो रहे, विकास की जरूरत है। और दोनों देशों ने वापस से संबंधों को ठीक करने का सोचा, और हमारे यहाँ से नेताओं ने दौरा शुरू किया। युद्ध के बाद हमारे पहले नेता गए अटल बिहारी वाजपेयी, वही विदेश मंत्री के तौर पर। विदेश मंत्री होता है बेटा, एक देश दूसरे देश से कैसे रिलेशन रखे, क्या रहेगा, दूसरे देश कुछ भी संबंधित विदेश मंत्री देखता है। जैसे इस टाइम एस जयशंकर जी हैं। तो 1978 में अटल बिहारी वाजपेयी ने चाइना का दौरा किया और बताया चाइना एक अच्छा देश है, दोस्ती को बढ़ावा देना चाहिए। फिर 1998 में भारत के प्रधानमंत्री, जिनका नाम था राजीव गांधी, देख सकते हैं इनकी वाइफ सोनिया गांधी, ये रही कांग्रेस के प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी से थे ना, भारत के प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी से थे, इनका नाम था राजीव गांधी। 1998 में इन्होंने दौरा किया चाइना का। आज जब ये गए तो चाइना वालों ने इनके पैरों के आगे फूल बरसाया, एक तरह से मान, बहुत भव्य स्वागत किया इनका, ये खुश हो गए।
बताया चाइना एक अच्छी देश है, दोस्ती को याद करो, संबंधों को बढ़ावा दो। युद्ध भी सब भूल गए और हमने दोस्ती को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, और इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि 1999 में हमने अरबों का व्यापार किया। 1992 की बात करें, 1992 में हमने 32 करोड़ का व्यापार किया था, जो कि 1998 में 3 अरब 32 करोड़ हो गया। मतलब सालाना दर से बढ़ रहा था, और दोनों देशों ने द्विपक्षीय समझौता किया। फिर उसके बाद 2014 में चाइना के नेता जो शी जिनपिंग हैं, वो भारत का दौरा करने आए। उसके बाद हमारे 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने चाइना का दौरा किया 2 बार। हमारे पीएम जो इस टाइम में नरेंद्र मोदी, उन्होंने दौरा किया। उसके बाद 2016 में डोकलाम मुद्दे के कारण हमारे राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने चाइना का दौरा किया। और हम देख सकते हैं नेताओं का आना जाना चालू, जिसके घर आना जाना चालू हो जाए संबंध क्या हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। लेकिन चाइना अपनी हरकतों से बाज कहाँ आता है। 2020 में इसने फिर से हमारे पर साइबर अटैक किया बेटा, जो बुक में नहीं है। साइबर अटैक का मतलब हमारे सोशल मीडिया के जरिए हमारी इंफॉर्मेशन वगैरह निकालनी शुरू की। जब भारत ने, याद करो, वो उनके ऐप वगैरह बंद किए थे, पबजी वगैरह, टिकटॉक वगैरह, लाइकी वगैरह, यूसी मिनी, यूसी ब्राउज़र, ब्यूटी प्लस वाला, तो ये इनके ऐप बंद कर दिए। और अभी लंबे समय से हमारे आर्थिक संबंध तो हैं, व्यापार वगैरह तो हो रहा है, लेकिन राजनीतिक संबंधों में थोड़ा तनाव है। और तनाव का कारण है, एक तो अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में घुसते जा रहे हैं, दूसरा भूटान का डोकलाम मुद्दा है, वो आपकी बुक में कॉलेज में पढ़ने को मिलेगा। इन 2 मुद्दों वजह से हमारे आर्थिक संबंध तो अच्छे हैं, व्यापार तो, लेकिन राजनीतिक संबंध इस चक्कर में विवाद है। ठीक है, समझ आ गया। अगला टॉपिक जो हमारा रहने वाला है, आने वाले टाइम में भारत और चीन के संबंध किन मुद्दों को लेकर खराब हो सकते हैं। देखो, खराब होने का कारण ये कह रहा है आने वाले समय में किन मुद्दों के लिए खराब हो सकते हैं। तो आने वाले टाइम में संबंध खराब हो सकता है। एक पहला कारण यह है कि चीन के ऊपर हम लोग बार बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आरोप लगाते हैं। क्या आरोप लगाते हैं? कि पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने में चाइना ने सहयोग किया। अब हम बार बार आरोप लगाते तो हो सकता है कभी चाइना भड़क जाए और हमारे को भड़का दे, मतलब संबंध खराब हो जाए। कहने का मतलब चीन द्वारा पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने में सहयोग करे, प्रूफ तो नहीं है हमारे पास, हम बोलते रहते हैं पाकिस्तान को परमाणु बम बनाना चाइना सहयोग किया, चाइना सहयोग किया। इस वजह से हो सकता है हमारा संबंध क्या हो जाएगा, आरोप लगाने में से खराब हो जाए। दूसरा, दोनों की WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में व्यापार करने की एक जैसी नीति है, इस वजह से हो सकता है हमारा संबंध खराब हो जाए, क्योंकि दोनों की व्यापार करने की नीति कैसी है, एक जैसी है। और तीसरा, एक अंतरराष्ट्रीय एक आतंकी संगठन के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए हमने यूएनओ में आवाज उठाया था बेटा। हमारे साथ लगभग 100 से अधिक देश चाहते थे कि इस आतंकवादी संगठन में प्रतिबंध लग जाए, लेकिन चाइना ने क्या किया, अपने वीटो शक्ति का उपयोग करके उस आतंकवादी संगठन में प्रतिबंध लगाने से हमें रोक लिया। तो पता, वीटो शक्ति वाला एक देश मना करते तो काम नहीं होता यूएनओ में। इस वजह से हमारे संबंध खराब हो सकते हैं। ये चाहता था हमारा साथ दे सकता था, लेकिन इसने हमारा साथ नहीं दिया। इस वजह से भारत और चीन के संबंध क्या बेटा, खराब या खराब हो सकते हैं और आगे चलते। आई बात समझ? हमने अभी 4 टॉपिक पढ़ा। पहला था चीन अपना वर्चस्व कैसे स्थापित कर सकता है। दूसरा टॉपिक था चीन अपना वर्चस्व क्यों नहीं स्थापित कर पा रहा। तीसरा टॉपिक था भारत और चीन के संबंध बताइए। चौथा टॉपिक था भारत और चीन के संबंध किन मुद्दों को लेकर खराब हो सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके आगे की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक वीडियो और रहेगी, हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा बेटा खत्म। थैंक यू।